Indian Economy on the Eve of Independence, Class 12th, Indian Economics का वेरी फर्स्ट चैप्टर। अभी अगर मैं तुमको बताऊं ना, तो इंडियन इकोनॉमिक्स में ना आपके पास, मतलब जो आपका ये बुक है, आपकी दो बुक्स हैं। आपके दो बुक्स हैं, एक मैक्रो के संग डील करता है और एक इंडियन इकोनॉमिक्स के संग डील करता है। दोनों के 40 मार्क्स कंपाइल होके आपको इन टोटल 80 का आप एग्जाम लिखते हो। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में ऐसे तो देखा जाए तो सिर्फ 3 चैप्टर्स है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स ये 3 चैप्टर्स ह्यूज चैप्टर्स हैं। और इन 3 चैप्टर्स का सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस में छोटे 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 बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो अभी हम लोग वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अभी देखो, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बोल रहा है, हमें पता है कि हम एक कॉलोनियल फॉर्म में रह रहे थे, ठीक है। और कॉलोनियल फॉर्म में हम 1947 में आजाद हुए। उस दिन, उस इंडिपेंडेंस के दिन से हमारे इकोनॉमी में क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, क्या क्या चीजें थी हमारे पास, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि क्या स्टेट, क्या हालत थी हमारे इंडियन इकोनॉमी की 1947 के टाइम पे, यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस के साल पे। और बहुत सारे फैक्टर्स भी हम समझेंगे जिसकी वजह से अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, हो रखा था हमारे इंडियन इकोनॉमी का। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, मेरे से इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप वीडियो देख रहे हो, उसके बाद आप YouTube पे के प्लस क्लासेस में जाओगे अगर, तो आपको दिख जाएगा रिवीजन लिंक्स, ठीक है। रिवीजन लिंक्स आपको दिख जाएंगे जहां पे आप इस पूरे चैप्टर को इन लेस देन 30 मिनट्स रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। लेट्स बिगिन द चैप्टर। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो फुल फ्लेजेड डिक्शनरी हमारे प्यारे एनसीईआरटी के इससे पढ़ रहे हैं हम, पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। सो ईच एंड एवरी थिंग जो भी आप पढ़ोगे वो एकदम क्रूशियल होगी आपके लिए, ओके। अगर आपको इसके शॉर्ट वीडियो देखना है, लाइक नोट्स के साथ आपको पढ़ना है एकदम क्विक क्विक, हम यहाँ पे एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट अगर आपको नोट्स के संग या कुछ भी देखना है तो आप वीडियो को जाके देख सकते हो। इट विल बी लाइक बहुत ही ज्यादा चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई कर देगी। You must, you must have a paper, a pen, book, if possible, with you while you're studying this chapter, because it's very important to write while studying. Running notes बहुत ही ज़्यादा important है, so make sure you are making running notes and writing. Okay. अभी देखो क्या ना, मैंने ऑलरेडी कहानी तो आपको बता दी है 1947 की, बट एक बात समझो, 200 साल तक, ऑलमोस्ट 200 years फ्रॉम 1757, ओके, टिल 1947, हम अगर किसी के अंडर काम कर रहे हैं और अचानक हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तो चीजें तो थोड़ी डगमगाएंगी, इट्स वेरी ऑब्वियस एंड नॉर्मल। आप किसी के पास सिर्फ कुछ दिन ही रह लेते हो तो, और उनके अंडर अगर आप काम करते हो, तो आप खुद बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट फील करने लगते हो, और अचानक से आपके हाथ, मतलब आपका हाथ किसी ने पकड़ रखा था और वो छोड़ देगा, भले ही हमें बुरे तरीके से ट्रीट करता था, बट पावर तो उनके पास थी। अब अगर वो चले गए तो हमें अपनी डोर खुद संभालनी है, तो डगमगाएंगे हम जरूर। अब इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी पे क्या क्या इफेक्ट्स हुए थे, क्या क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ी थी अंडर डेवलप्ड से, ठीक है, डेवलपिंग तक का सफर हमने किस तरीके से शुरू किया था, जब एक टाइम था हमारे पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं थे, बिल्कुल भी
हमारे पॉलिसी स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम से लेकर के आज जब हम इतने सारे नेशंस को ग्लोबल बेसिस पे टक्कर देते हैं, वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? दिस इज द चैप्टर ऑल अबाउट। ओके, आई वॉन्ट एवरी वन टू बी एक्साइटेड अबाउट इट। यू मस्ट बी, क्योंकि आप एकदम बेसिक से पढ़ने जा रहे हो, सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री बोल लो। बट हाँ, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई प्रॉमिस। अगर आपको सचमुच इंटरेस्ट है, आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत मजा आएगा ना। मैं बता दूं, यहाँ पे कोई भी ग्राफ चार्ट या ऐसी कुछ भी चीजें नहीं है। आपको थॉरोली थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इज मतलब हमारे बुक के हिसाब से, ताकि आपको बेसिक फीचर्स पता चल सके इंडियन इकोनॉमी के, जो मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस की बात, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी जो हमने डेवलप किया। जो मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया अबाउट हाउ थिंग्स वेंट ऑन, कितने टाइम तक हम उनके साथ थे एंड वो हम एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अचानक सारा कुछ हमारे हाथ में आ गया तो अब कैसी चीजें होंगी, वो सारी चीज अब आप पढ़ने वाले हो। सबसे पहली चीज जो आप पढ़ोगे वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, तो हमारा जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही ज्यादा कम था। हो भी क्यों ना, हमारे कंट्री को तो हब बना दिया था, रॉ मटेरियल फैक्ट्री बना रखी थी उन लोगों ने। हमारे यहाँ से चीप में रॉ मटेरियल्स लेकर फिनिश प्रोडक्ट अपने पास बेचकर लेबल करके मार्केट में लीडिंग पोजीशन हासिल करके बैठा बैठे थे ये लोग। सो ऑफ कोर्स इंडिया तो पीछे जाएगा ही। हमारे इतने ज्यादा क्लासिक आर्ट्स, हमारे इतने सारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इतनी सारी हैंडमेड चीजें जिसके लिए इंडिया इतना फेमस है, उन सबको कंपटीशन के मार्केट में मार के दम तोड़ने पे मजबूर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, उनकी कॉलोनी ने। तो हमारा डेवलपमेंट होगा भी कहाँ से? इट्स नॉट इवन पॉसिबल। अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। सो जस्ट रीडिंग आफ्टर लिसनिंग टू माई थिंग वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देखो, आई शो यू दिस। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने से पहले एक छोटा सा रीडिंग है, चैप्टर पढ़ने के बाद एक छोटा सा रीडिंग विल एनहांस योर स्किल्स। ओके, नाउ ये सारे जो प्रोडक्ट्स थे, कौन से प्रोडक्ट्स? यही सारे प्रोडक्ट्स इंडिया पर्टिकुलरली जिनसे जिनके लिए जाना जाता था, जैसे अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया। ठीक है, ये एक वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप सीन इन ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि जितनी सारी क्वालिटीज इंडिया के मार्केट के लोगों में थी, इंडिया के लोगों में थी, वही सारी चीजें जब इंडिया चीजों को इंपोर्ट कर रहा था तो उनको देखने को मिली। तो उनको सबसे पहली चीज क्या पता चली कि भाई मटेरियल तो हमारे ही जैसा है, हम इसे इंपोर्ट क्यों करें जो हमारे पास ये ऑलरेडी है। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा, आपके घर में कोई सामान है अवेलेबल, तो आप क्यों बाहर से खरीदोगे? द आंसर इज कॉस्ट। कॉस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स। कॉस्ट जो था वो टैक्स की वजह से इंडियंस के लिए इतना बढ़ जाता था कि बाहर की चीजें उनको सस्ती लगती थी। अगर वो खुद उस चीज को प्रोड्यूस करके बेचते तो उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ता, लोग खरीदते नहीं क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत ही महंगा होता। इसकी वजह से उनको अपनी ही चीजें वापस इंपोर्ट करनी पड़ती थी। सोचो, आपका सामान, आपका रॉ मटेरियल बस कंट्री के बाहर जा रहा है, बन के आपको ही आके बेचा जा रहा है, वो भी एक रेट में जो जो रेट आप रखोगे उससे बहुत कम। सपोज आप डिसाइड करते हैं कि उस चीज का रेट 10 रुपए होगा, ठीक है, वो आपको 15 पे बेच रहे हैं, फिर भी आप खरीद रहे हो, और उनके नाम से वो पूरे दुनिया में फेमस हो रहा है, फिर भी आप खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसी इसी 10 रुपए में टैक्स ऐड कर दोगे ना, तो वो कहीं 25 बन जाएगा, जो कि इससे बहुत महंगा है। और लोग क्यों ही इसको खरीदेंगे फिर? वाई विल पीपल बाय दिस? अब तुम बोलोगे मैम इनको टैक्स नहीं लगता था। नहीं, क्योंकि वो यहाँ भी राज कर रहे थे और यहाँ भी राज कर रहे थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैनिपुलेट करते थे। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है। ठीक है, उस टर्म का नाम है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, क्या नाम है? नेशनल इनकम
और पर कैपिटा इनकम। देखो नेशनल इनकम जो है ना, वो आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। उसके वीडियोस पूरे पूरे 7 सीरीज है, यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, ओके। और हमारे लाइव बैच के स्टूडेंट्स तो ऑफ कोर्स उसको करेंगे इंडिविजुअली। अब आते हैं पर कैपिटा इनकम पे। मैम नाम बड़ा अजीब सा है, पर कैपिटा इनकम। मैं बताती हूँ। देखो पर कैपिटा इनकम कुछ भी नहीं है, एक बहुत सिंपल सी चीज है। क्या है बताए? थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। मिल गया। जरा सुनना, पर कैपिटा इनकम क्या है। इसको सुनने के बाद जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो एकदम से सब कुछ एकदम इजी लगेगा। ठीक है, लेट्स जस्ट सी। एक एग्जांपल से समझते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है। समझो एक जगह है, इस जगह का नाम है ए। ये कंट्री ए है, यहाँ पे लोग हैं, पीपल। समझो 100 पीपल। एक कंट्री ए है, समझो यहाँ पे कितने लोग हैं? 100 पीपल। ठीक है, अब 100 पीपल में 100 पीपल तो एक जैसा नहीं कमाते होंगे। कोई कुछ अमाउंट कमाता होगा, कोई कुछ अमाउंट कमाता होगा। बट अगर आप उन सबका एवरेज करो ना, ठीक है, एवरेज इनकम करो अगर आप, तो एक अमाउंट निकल के जरूर आएगा। ठीक है, एक अमाउंट निकल के जरूर आएगा। इसी अमाउंट को हम बोल सकते हैं क्या? ऑन एन एवरेज द पर ऑन एन एवरेज पर इंडिविजुअल ऑफ कंट्री ए earns x rupees. Can I say this? Right? अब ये मैम ये एवरेज निकालते हैं कैसे? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या है मैम सिंपल सोल्यूशन? टोटल में, टोटल में अगर सपोज ये 1 लाख रुपए कमा रहे हैं एनुअल बेसिस पे, ओके मैम, टोटल इनकम पूरे कंट्री से हमें 1 लाख का आ रहा है, और मैम 100 लोग हैं, तो हम बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज एक इंसान साल का 1000 रुपए कमा रहा है। बोल सकते हैं मैम? हाँ बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। मैंने आपको इजीली समझा, आपको इजीली समझ आ गया। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है, ठीक है, नेशनल इनकम यानी कंट्री का टोटल इनकम जो फैक्टर्स कमा रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो कि निकल के आएगा वट एवर द आंसर विल बी इज कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम, जो और कुछ नहीं है बट एक इंडिविजुअल कंट्री का, किसी भी कंट्री का एक इंडिविजुअल साल का कितना कमाता है। जरूरी नहीं इतना कमाता होगा, बट ऑन एन एवरेज एक इंसान 1000 रुपए पूरे साल का कमाता है। ठीक है, दिस इज पर कैपिटा इनकम ऑल अबाउट। तो आई विल बी शेयरिंग समथिंग। पर कैपिटा इनकम आपके स्लैब्स में होता है, जैसे टैक्स का स्लैब रेट होता है ना, कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से इतने लाख तक है तो आपको इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से स्लैब सिस्टम होता है कि अगर आपकी कंट्री का पर कैपिटा इनकम इतना से इतना होता है, ठीक है, अब ये अमाउंट जो है वो चेंज होते रहता है, तो वो डेवलपिंग होती है, सॉरी डेवलप्ड होती है। इतना से इतना होता है तो डेवलपिंग, और इतना से इतना होता है तो अंडर डेवलप्ड। ओके, सो इसके बेसिस पे हमारे 1947 के टाइम पे ये जो रेट्स या ये जो स्लैब थे, इसके अकॉर्डिंग हम अंडर डेवलप्ड नेशंस में से आते थे। यहाँ पे आपको आपके बुक्स में कुछ लीडर्स के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने एस्टिमेट किया था कि कॉलोनियल पीरियड में क्या पर कैपिटा इनकम का बेस था।
इसके साथ में हमारा ग्रोथ किस तरीके से था, पर कैपिटा इनकम जो है वो हमेशा ऑफ कोर्स ग्रो करना चाहिए ना, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। चीजें तो ऑफ कोर्स 10 साल 20 साल पहले या चलो 50 साल पहले 4 आना 1 रुपए का जो रेट था, आज के दिन पे वो नहीं है, राइट। पॉकेट मनी, इनफैक्ट मेरे टाइम पे, आई एम नॉट बूढ़ी, आई एम जस्ट 21 years ओल्ड, बट जब मैं छोटी थी मेरे को 5 to 10 रुपीज पॉकेट मनी मिलता था, विच वॉज ह्यूज। बट मेरे मम्मी को, अगर मैं उनकी बचपन की स्टोरी सुनूं, तो शायद 1 रुपए 2 रुपए इस टाइप का अमाउंट मिलता था। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? ऑफ कोर्स टाइम एंड डेवलपमेंट। तो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ भी तो होगा हर साल। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि किस तरीके से ग्रोथ होता था। ठीक है, पहली बात तो हमने सीख ली वो। दूसरी बात जो हम सीख रहे हैं वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। अभी एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में ना मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। अभी देखो, एग्रीकल्चर हमारी कंट्री शुरू से ही ब्रिटिशर्स के नजर पे एक रॉ मटेरियल बनाने की फैक्ट्री रही है। वाई द ओनली एंड ओनली आंसर बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर। हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन और नेचुरल पॉलिसीज की वजह से हमारी कंट्री एक इक्वेटोरियल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करती है, जिसकी वजह से हमारा सॉइल बहुत फर्टाइल है। ठीक है, और हम काफी अच्छे मात्रा में चीजों को और काफी अच्छे क्वालिटी में चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। अब ये हमारे कंट्री के ज्यादा से ज्यादा लोग उस टाइम तक, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पीपल वेयर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। अगर आपके कंट्री में 100 लोग हैं और कंट्री के 75, 60 से 75 लोग अगर एग्रीकल्चर में है, तो भाई कंट्री में इस सेक्टर से रुपया भी 60 से 75% आना तो जरूर चाहिए, या कम से कम इस रेंज में आना चाहिए। अगर 100 लोग में से 60 से 75 लोग एग्रीकल्चर में लगे पड़े हैं, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए जीडीपी में, वो भी तो इतना कम से कम होना चाहिए। बट एक्चुअली क्या इतना था? द आंसर इज नो। एक्चुअल में वो 25% से भी कम था। मतलब 50% से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। 50% से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में, और रुपया जो आ रहा है उस सेक्टर से वो 25% भी नहीं है। ठीक से 25% भी नहीं है, 25% से भी कम है। तो अब बताओ, क्या ये एक वैलिड जस्टिफिकेशन है? द आंसर इज नो। यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही थी, काफी गड़बड़ हो रही थी, राइट। ये एग्रीकल्चर का सेक्टर इस तरीके से क्यों हमें पैसे दे रहा था? कारण बहुत सारे थे, जैसे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट। मैम, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है बेटा कि अगर एक पीस ऑफ वर्क को करने के लिए 4 लोग चाहिए ना, तो उस एक पीस ऑफ वर्क को करने के लिए 10 लोग मौजूद हैं। एक काम अगर 4 लोग से हो सकता है, वो काम अगर 10 इंसान करेगा, तो प्रॉफिट इंडिविजुअली सबको कम मिलेगा, राइट। अब इंडिविजुअली सबको प्रॉफिट कम मिलेगा, तो अपने घर भी तो लोग कम ही लेके आएंगे। दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। जरूरत से ज्यादा लोग लगे पड़े हैं। अब समझो 4 लोग इसमें से काम करते, 10 में से 4 लोग इसमें काम करते और यहाँ का काम कंप्लीट हो जाता। बाकी के जो एक्सेस 6 लोग हैं वो कहीं और जाके काम कर सकते थे, कहीं और जाके काम कर सकते थे, उनको वहां से भी पैसे आते और कंट्री का सिचुएशन एकदम स्टेबल रहता। बट ये वहां हो नहीं रहा था, और ऐसे न जाने कितने सारे रीजंस है जो आप पढ़ने वाले हो। बट उस टाइम का एग्रीकल्चर का हालत आप समझ लो। होता नहीं है ऐसे, बट देखो, हमारे कंट्री के इतने सारे अलग अलग क्रॉप्स जो हम उगाते हैं, अलग अलग वेराइटीज के जो हमारे कंट्री के लोग खाते हैं, उसके अलावा और कितनी सारी चीजें वहां पे उग रही थी जो हमारे कंट्री में जरूरत भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आपका इंडिगो हो गया। ठीक है, फिर जरूरत से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है किसी एक पर्टिकुलर टास्क में, जो और हमारे कंट्री में उसकी जरूरत ही नहीं होती। इंडिगो जैसे कि डाइंग पर्पस यूज होता था, कलरिंग पर्पस यूज होता था। और क्योंकि ब्रिटिशर्स कपड़ों में डील कर रहे थे, जूट में डील कर रहे थे, जहाँ पे उनको कलर की जरूरत पड़ती थी, हमें नहीं पड़ती थी।
उनके हिसाब से हम लोग चीजों को उगा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में ढंग से डिमांड पूरी नहीं हो रही थी हर चीज की। अभी यहाँ पे तुमको ये सी, मैं तो 60-75 बोल रही थी, यहाँ पे डेटा के हिसाब से 85% लोग कंट्री के इन्वॉल्व थे विलेजेस, और अपना लाइवलीहुड चलाते थे, डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली, एग्रीकल्चर से। ठीक है, पर फिर भी जो पैसे वहां से हमें आते थे वो कभी पूरे नहीं थे। ठीक है, अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो थी। ठीक है, काफी कम थी। अंडर कल्टीवेशन होता था, एरिया जो था अंडर कल्टीवेटेड था। इतनी बड़ी एरिया है बट लोगों के पास पैसे नहीं है पूरे तरीके से उस चीज को यूज कर सके। तो समझो एक जगह है, समझो एक जगह है इतना बड़ा, बट सिर्फ और सिर्फ इतना ही जगह इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास फंड्स कम है। तो उतनी ही मेहनत, उतनी सारी चीजें, बट रुपया तो आधा ही मिलेगा, क्योंकि बिक के तो इतने का ही पैसा आएगा। तो ये सारे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स थे जो कंसीडर करने वाली बातें हैं। कौन कौन से सिस्टम्स थे जो खोखला करके रखे हुए थे? वो था जमींदारी सिस्टम, जिसको लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोला जाता था अकॉर्डिंग टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट। इसके तहत अगर मैं आपको बताऊं, इसके तहत क्या होता था, आई टेल यू। गवर्नमेंट है, जनरल पब्लिक है, मतलब नॉर्मल किसान, नॉर्मल फार्मर्स एंड स्टफ। ठीक है, और यहाँ जमींदार है। गवर्नमेंट को रोज रोज का झमेला नहीं चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो जमींदार भाई, आपसे हम लोग टैक्स वसूलेंगे जमीनों का। जो लैंड है, लैंड का टैक्स जो है वो हम आपसे वसूलेंगे। ठीक है, सपोज X%, एक फिक्स्ड परसेंटेज था जो गवर्नमेंट को देना था जमींदार को। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको अथॉरिटी दी कि आप जाके जनरल पब्लिक से लैंड का पैसा वसूलो। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने जमींदार को कभी नहीं बोला कि X% वसूलो, उन्होंने बोला बस वसूलो। जमींदार X% तो छोड़ो, Y, Z, S, M, L, Q कोई भी परसेंटेज वसूल लेते थे, कोई फिक्स्ड परसेंटाइल नहीं लेते थे, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती थी। इनकी खेती हो ना हो, इनको जमींदार को अलग अमाउंट जो भी ये मांगते थे, भले यहाँ पे अगर 100 रुपए पे कर रहे हैं, इनसे 200 रुपए मांगे, इनको पेमेंट करना ही पड़ता था एज लैंड रेवेन्यू। जिसके वजह से अगर इनके क्रॉप अच्छे हुए तो ठीक है, अगर नहीं हुए, ठीक है, तो इनको कहीं से लोन लेना पड़ जाता था अपने क्रॉप्स के लिए, टैक्स के लिए। उस टैक्स और लोन को चुकाने के लिए एक और लोन, 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 और इस चक्कर में ये एक डेट ट्रैप में फंस जाते थे, एक उधार के दरिया में फंस जाते थे, और इसी में फंस के रह जाते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी वहां पे। जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, स्क्वायर ऑफ सिस्टम, आप जो भी नाम ले लो, ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी। अभी आपने पढ़ा फ्रॉम द व्यू ऑफ द कल्टीवेटर्स कि उनको कोई भी अमाउंट देनी पड़ती थी जमींदार को। अब देखो, अगर कल्टीवेटर्स सही से उनका क्रॉप नहीं हो रहा है, अगर सही से उनका कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, तो उनके पास पैसे कम होंगे। पैसे कम होंगे, वो जमींदार को दे नहीं पाएंगे। जमींदार को अगर दे नहीं पाएंगे पैसे, तो जमींदार के पास तो एक फिक्स परसेंटेज ड्यू पड़ा हुआ है जो उनको गवर्नमेंट को हमेशा देना है। और अगर जमींदार नहीं दे पाए गवर्नमेंट को पैसे, तो उनका लैंड पे से राइट वो हो सकता है खो दे। ये एक, आप बोल सकते हो, पॉइंट था जिसकी वजह से ये ड्रॉबैक कर रहा था, जमींदार के अगेंस्ट कर रहा था, ये पॉलिसीज जा रहा था। ठीक है,
इसके साथ साथ बहुत सारे फैसिलिटीज जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से फार्मर्स कहीं ना कहीं पीछे चले जा रहे थे। ऑफ कोर्स कुछ कुछ जगहों पे कैश क्रॉप्स की वजह से, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे क्रॉप जिनको आप उगाते हो नॉट फॉर सब्सटेंशियल पर्पस, नॉट फॉर सब्सिस्टेंस पर्पस, बट फॉर अर्निंग। ठीक है, जैसे इंडिया के कैश क्रॉप्स आज के दिन पे कॉटन है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट होते हैं बाहर, हमें पैसे मिलते हैं, हमारा क्वालिटी काफी अच्छा है। ठीक है, तो वैसे ही कैश क्रॉप्स थे जिसकी वजह से हाँ हम कमा तो जरूर रहे थे, बट सारे कल्टीवेटर्स या सारे फार्मर्स नहीं। ठीक है, पैसे कम होने की वजह से और एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन लेने की वजह से डेट ट्रैप में फंस जाते थे। कौन? हमारे फार्मर्स। फाइनेंसिंग कम होने की वजह से हम काफी सारी चीजें जो थे वो नहीं कर पा रहे थे। जो छोटे सेक्शन थे फार्मर्स के, उन्होंने अपना क्रॉपिंग पैटर्न बदला फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप्स में। कमर्शियल क्रॉप्स वही कैश क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, a large section of tenants, small farmer or sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture। काफी सारे ऐसे भी लोग थे जिनके पास आइडियाज होने के बावजूद वो चीजों को नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड। सो आई एम कीपिंग इट टिल हियर। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर। आई होप आप अच्छे से रीड करोगे। देखो, पोर्शंस को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन, यूट्यूब चैनल हमारा, जहां आपको वीडियोस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। साथ में सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शंस हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तो ऑफ कोर्स। फॉलो अस वहाँ। कोई दिक्कत आती है 24/7 ड्रॉप करो मैसेज। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर में आपको विद इन फ्यू आवर्स आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर आप रात वगैरह को करते हो। बट अगर आप नॉर्मल ऑफिशियल टाइम पे करोगे तो विद इन फ्यू मिनट्स आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, या आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी से बात करनी है, यू वांट टू टॉक टू एंड हैव योर ग्रजेस रिजॉल्व्ड, यू मे आस्क द टीम टू प्रोवाइड किसी भी एजुकेटर का नंबर, दे विल प्रोवाइड यू, एंड आप आराम से वहां पे चीजों को सॉल्व करवा सकते हो। That was it. Thank you. Have a nice day.